नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हज यात्रा 2025 में उत्तराखंड से जाने वाले हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें, इस संबंध में अधिशासी अधिकारी उत्तराखंड राज्य हज समिति ने महानिदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, इस शिविर के तहत उधम सिंह नगर के जसपुर, काशीपुर और बाजपुर के समर क्षेत्र के 202 हज आवेदकों को 3 मई को टीकाकरण होगा। तो वहीं हरिद्वार के समर क्षेत्र और पौड़ी गढ़वाल के 325 हज आवेदकों का टीकाकरण 6 मई को होगा। तो बता दें आपको, हज यात्रा के लिए यात्रियों का टीकाकरण होगा। तो वहीं 60 हज यात्रियों का टीकाकरण होगा। बता दें आपको, 3 मई को उधम सिंह नगर में होगा टीकाकरण। आपको बता दें, शिविर के तहत उधम सिंह नगर के जसपुर, काशीपुर और बाजपुर के समर क्षेत्र के 202 हज आवेदकों का 3 मई को टीकाकरण होगा। तो वहीं हरिद्वार के समस्त क्षेत्र और पौड़ी गढ़वाल के 325 हज आवेदकों का टीकाकरण 6 मई को होगा। तो बता दें, हज यात्रा शुरू होनी है, ऐसे में हज यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण कराया जाएगा, जिसमें से 60 हज यात्रियों का टीकाकरण कराया जाएगा। तो इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, हज यात्रा के लिए यात्रियों का टीकाकरण किया जाएगा, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में हज कमेटी की तरफ से जो मांग यहाँ पर की गई थी, उसको स्वीकार करने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर कर लिया गया। हज जाने वाले सभी यात्रियों को ये कह सकते हैं कि जिन्होंने हज के लिए आवेदन किया है, उन सभी के लिए टीकाकरण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हज पर जाने से पहले टीका जो वैक्सीनेशन होता है, उस वैक्सीनेशन को कराना जरूरी है। उसका जो सर्टिफिकेट होता है, उसके ही आधार पर उन्हें ये कह सकते हैं कि हज पर जाने की अनुमति आगे यहाँ पर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ से अगर बिना वैक्सीनेशन के अगर कोई व्यक्ति हज पर जाता है तो फिर उसे वहाँ एंट्री नहीं मिल पाएगी और वो बिना वैक्सीनेशन के वहाँ पर हज की यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि समय रहते हुए सभी वैक्सीनेशन के जो कार्य होते हैं, जो टीकाकरण के जो कार्य होते हैं, उसको करना यहाँ पर जरूरी होता है। और उसके लिए समय से पहले ये कह सकते हैं कि समय पर एक कैंप लगाने की मांग यहाँ पर की गई थी, और उसी के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो हज कमेटी की तरफ से मांग यहाँ पर की गई थी वैक्सीनेशन के कैंप लगाने के लिए, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपना ये कह सकते हैं कि शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया। हर जनपद के हिसाब से जो कैंप यहाँ पर लगाने थे, उन कैंपों की तिथि यहाँ पर जारी कर दी गई, चाहे वो नैनीताल जनपद का हो, चाहे अल्मोड़ा जनपद का हो, या उधम सिंह नगर जनपद का हो, हरिद्वार जनपद का हो, या फिर देहरादून जनपद का। उन सभी के लिए कैंप की तिथि यहाँ पर दे दी गई है। अलग अलग तिथियों में कैंप यहाँ पर लगाए जाएंगे, और इन कैंपों में वो सभी जो हज यात्री हैं जिनकी तरफ से आवेदन यहाँ पर किए गए, वो लोग अपना वैक्सीनेशन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। उनके जो वैक्सीनेशन के जो ये कह सकते हैं कि जो टीके वहाँ पर लगने हैं, उसकी पूरी उपलब्ध यहाँ पर पूरी व्यवस्था वहाँ पर कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग अभी हज के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन सबके लिए उसके हिसाब से यानी वैक्सीनेशन में वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उसके लिए पहले से ही पूर्व सूचना यहाँ पर जारी की जा रही है, ताकि उन लोगों का वैक्सीनेशन वहाँ पर हो सके। तो ये कह सकते हैं कि जो हज कमेटी की जो मांग थी, उसे स्वास्थ्य विभाग ने पूरा किया, और उसी के आधार पर अब जो स्वास्थ्य विभाग का जो कैलेंडर है वैक्सीनेशन के लिए, वो वहाँ पर जारी हो चुका है। जी, वहां पर किया जाएगा किन किन जगहों पर उत्तराखंड के? देखिए, हर जनपद का अलग अलग है। आप कह सकते हैं कि देहरादून जनपद में जो कैंप आयोजित होगा, उस देहरादून कैंप में यह कह सकते हैं कि टिहरी और उत्तरकाशी और देहरादून तीनों जनपदों के जो हज पर जाने वाले जो आवेदक हैं, वो यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप में यहाँ पर आ सकते हैं। उनके लिए मादरी के जो ईदगाह के पास की जो ये कह सकते हैं कि जगह है, वहाँ पर वैक्सीनेशन का कैंप वहाँ पर लगाया जाएगा। और इसके अलावा उधम सिंह नगर होंगे, उधम सिंह नगर में कह सकते हैं काशीपुर, जसपुर, इनके लिए अलग, रुद्रपुर, इनके लिए अलग से एक वैक्सीनेशन का कैंप वहाँ पर लगाया जाएगा। हरिद्वार जनपद में या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वैदा क्षेत्र हो या रुड़की का क्षेत्र हो, उन जनपदों, उन जो क्षेत्रों के लिए जो वैक्सीनेशन का जो कैंप है, वो हरिद्वार जनपद में वहाँ पर लगाया जाएगा। उसके लिए भी नियत स्थान वहाँ
पर रखा दिया गया, नियत तिथि वहाँ पर दे दी गई है। उसी प्रकार से अल्मोड़ा, बागेश्वर और जो इन जगहों के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का कैंप वहाँ पर हल्द्वानी में रखने का काम वहाँ पर किया गया। उसके लिए बाकायदा तिथि यहाँ पर घोषित कर दी गई है। रामनगर में भी ये कह सकते हैं कि कैंप वहाँ पर लगाया जाएगा। जो हज पर जाने वाले जो आवेदक हैं उनके लिए वहाँ पर तिथि वहाँ पर जारी कर दी गई है। तो कह सकते हैं कि 3 से 7 मई तक का अलग अलग तिथियों में विभिन्न जगहों पर ये कैंप आयोजित यहाँ पर होंगे और उस पर ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ पर मौजूद रहेंगी और उसमें खास तौर पर जो हज पर जाने वाली जो आवेदक हैं, जिसमें कह सकते हैं महिलाएं आवेदक हैं, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग ने महिला टीमों को वहाँ पर तैनात करने के लिए काम वहाँ पर किया है। उसके निर्देश जारी कर दिए गए ताकि सभी लोगों का तय समय पर वैक्सीनेशन हो सके और उनकी जो यात्रा है वो यात्रा अपने आगे की कर पाएँ। उसके लिए कह सकते हैं कि जो उपलब्ध जो चीज़ें हैं, चाहे वैक्सीनेशन के लिए जो दवाइयाँ या जो उपकरण जो जरूरी होते हैं, उन सब चीज़ों को भी तय समय पर उपलब्ध करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। उसके लिए बाकायदा जनपद स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनको निर्देशित किया जा चुका है। तो ये कह सकते हैं कि अब 3 मई से लेकर 7 मई तक अलग अलग तिथियों में जो हज के जो आवेदक हैं वो अपने अपने जनपदों में लगने वाले कैंपों में जा सकते हैं और वहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी बिल्कुल। अभय, कितने हज यात्री हैं जिनका टीकाकरण किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो सूची यहाँ पर उपलब्ध हो पाई है उसमें लगभग 1000 के करीब ऐसे हज यात्री हैं जो यहाँ पर जाने के लिए उत्सुक यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनकी तरफ से आवेदन यहाँ पर किए गए। लेकिन जो वैक्सीनेशन के पर जो सूची यहाँ पर दी गई है उसमें कह सकते हैं कि लगभग 800 के करीब यात्रियों की सूची यहाँ पर उपलब्ध हो पाई है जिनका वैक्सीनेशन यहाँ पर होना है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो लोग आवेदन यहाँ पर करेंगे, जिस हिसाब से राज्य का कोटा जो निर्धारित किया जाता है हज यात्रियों के लिए, उसके हिसाब से ही उनको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। जो आवेदक यहाँ पर आएंगे उन आवेदनों को छांटने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जो अर्हताएं पूरी करते हैं उनको हज पर जाने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो वैक्सीनेशन के जो कार्य होते हैं वो करना जरूरी यहाँ पर होता है और उसके लिए भी सभी को समय रहते हुए उन कैंपों में, जो स्वास्थ्य के जो कैंप हैं उन कैंपों में पहुँचने के लिए कह दिया गया है ताकि उनका वैक्सीनेशन भी यहाँ पर हो सके और उसके बाद की जो जरूरी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी की जा सके और उनकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ाई जा सके। जी अबे बिल्कुल। अधिशासी अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ उनके द्वारा इंतजाम किया गया है टीकाकरण को लेकर? देखिए, ये कह सकते हैं कि टीकाकरण को लेकर अभी तक की जो तैयारियां थी उसमें कह सकते हैं कि जो मांग वहां पर हज कमेटी की तरफ से यहाँ पर की गई थी उसको पूरा करने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। उसमें ये कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य की जो टीम है, यानी जो वैक्सीनेशन के लिए जो जरूरी डॉक्टर्स या जो नर्स या फिर जो दूसरी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जिनकी आवश्यकता होती है उनको तैनात करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। जो जाँच वहाँ पर होनी है, जिसका वैक्सीनेशन वहाँ पर होना है, उसको भी तय समय पर पूरा करना है और उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आवेदकों को देने के लिए जो समय होता है या जो फॉर्मेलिटी जो होती है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि जो अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी उन अधिकारियों की तरफ से दूसरे कर्मचारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है और सही तय समय पर उनको जो वैक्सीनेशन जो रिपोर्ट्स हैं या जो वैक्सीनेशन जो कार्ड उसको बनाने का काम वहाँ पर करने के लिए कहा गया ताकि उनकी जो हज यात्रियों की जो यात्रा है वो पूरी हो सके और उसके लिए जो जरूरी जो फॉर्मेलिटीज होती है वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई वो भी तय समय पर पूरी हो सके, उसके ऐसे पूरा करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। तो अब ये कहा जा सकता है कि जिन जिन तिथियों पर प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं उन कैंपों में उन लोगों को पहुँचने के लिए यहाँ पर कह दिया गया और उसके लिए हज कमेटी को खास तौर पर जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है कि वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से उन सभी हज यात्रियों को यहाँ पर सूचित करें कि वो अपने अपने कैंपों में तय समय पर यहाँ पर पहुँच पाएँ और अपना जो वैक्सीनेशन उनका जो जरूरी है उस वैक्सीनेशन कराने का काम किया जा सके। जी बिल्कुल। अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को 1 मई से स्वयं एवं अपने अधीनस्थ विभागों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है हर विभाग अपने विभाग के 5 से 10 महत्वपूर्ण आउटकम निर्धारित करे और योजना के अनुरूप कार्य करे। तो वहीं सीएम ने फील्ड में भ्रमण और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, कहा कि भ्रमण कार्यक्रम पर जाते समय यह ध्यान रखा जाए कि सचिव, अपर सचिव और विभागाध्यक्ष में से एक बार में केवल एक ही अधिकारी एक समय पर भ्रमण पर जाए तथा अन्य अधिकारी अपने मुख्यालय में उपस्थित रहे। तो आपको बता दें, सभी अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू हो गई है।
जहां मुख्य सचिव के निर्देश पर यह अटेंडेंस का लागू किया गया है नियम। तो वहीं सभी ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है। आप बता दें, सभी अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू हो गई है, जहां मुख्य सचिव के निर्देश पर यह लागू किया गया। तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभय केंद्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, आज से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कर दी गई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये जरूरी है कि राज्य सरकार के अधीन जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी अपनी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी तय समय पर यहाँ पर पूरी कर सके। उसके लिए जरूरी है कि उनकी जो बायोमेट्रिक हाजिरी है वो यहाँ पर जरूरी की जाए। इसीलिए मुख्य सचिव की तरफ से आदेश यहाँ पर दे दिए गए थे कि विभाग जो है वो बायोमेट्रिक हाजिरी को पूरा करने का काम यहाँ पर करे, और ये जरूरी है कि जो कर्मचारी हैं वो अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का काम यहाँ पर करें। खासतौर पर विभागों और सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनके लिए आदेश यहाँ पर जरूरी मैंडेटरी के रूप में यहाँ पर रखे गए थे। इसीलिए आज से कह सकते हैं यानी 1 मई से ये आदेश यहाँ पर लागू किए गए कि सभी कर्मचारी जो राज्य के कर्मचारी हैं, चाहे वो सचिवालय के हों या दूसरे विभागों के अंतर्गत हों, जहाँ पर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना सुनिश्चित किया गया है, वहाँ पर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की जो जिम्मेदारी वो कर्मचारियों की तय समय पर रखी गई है कि सभी कर्मचारी तय समय पर अपने कार्यालय पहुंचे, बायोमेट्रिक हाजिरी यहाँ पर लगाएं और वो हाजिरी 100% यहाँ पर होनी चाहिए। ये उस विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी है कि अपने कर्मचारियों की जो हाजिरी है उसको 100% कराने का काम यहाँ पर करें, क्योंकि 10 बजे तक का समय यहाँ पर सरकारी कार्यालयों में पहुँचने का यहाँ पर रखा जाता है। 9:30 से 10 बजे तक का समय होता है, कुछ कार्यालयों में 9 बजे का समय भी है, और ये जरूरी है कि सभी कर्मचारी अपने उस समय पर वहाँ पर पहुँचे, ताकि अगर वो सही समय पर अपने कार्यालय पहुँचते हैं तो फिर जनता की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का सही समय पर निदान हो पाता है, उन समस्याओं को सुनने के लिए अधिकारी उपलब्ध हो पाते हैं, जनता की जो समस्याएं वो सरकार तक उन कर्मचारियों के माध्यम से वहाँ पर पहुँच पाती है। तो ये 100% ये कह सकते हैं कि 100% हाजिरी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर निर्देश दे दिए गए थे, और अब देखना यही होगा कि जब शाम तक इसके जो रुझान या जो परिणाम यहाँ पर आएंगे वो किस रूप पर नजर आते हैं। लेकिन मुख्य सचिव ने साफ तौर पर अधिकारियों और विभागों को ये क्या निर्देश यहाँ पर दिए थे कि 100% बायोमेट्रिक हाजिरी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर कोई इस पर लापरवाही बरतता है तो फिर उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा सके, और उसके लिए बाकायदा अधिकारियों को भी निर्देशित यहाँ पर किया जा चुका है कि अगर वो अपने मात्र जो कर्मचारी होते हैं यानी विभागों के जो एचओडी हैं, अगर उनके अंतर्गत जो कर्मचारी हैं अगर वो तय समय पर नहीं आता, अगर किसी कार्य के अनुरूप वो बाहर किसी काम के लिए ऑफिशियली काम के लिए गए हुए हैं तो उसकी सूचना पूर्वक वहाँ पर उच्च अधिकारी को यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कर्मचारी तय समय पर नहीं पहुँच पा रहा और उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं है तो फिर ऐसे कर्मचारियों के वेतन रोकने संबंधी भी आदेश यहाँ पर दिए जा सकते हैं, और ये उनकी ये कह सकते हैं कि जो अनुशासनहीनता के रूप में उसे लिया जा सकता है, जो उनके सर्विस पर ये कह सकते हैं कि गहरा प्रभाव वहाँ पर छोड़ सकता है। आने वाले दिनों में उनके प्रमोशन पर भी इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी भारी पड़ सकती है। जी बिल्कुल अभय, अगर विभागों की बात करें तो किन किन विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की गई है? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि सचिवालय में 100% बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए थे और उसके परिणाम भी यहाँ पर देखने मिले। इसके अलावा जो दूसरे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, आप ये कह सकते हैं चाहे वित्त विभाग हो या फिर दूसरे जो एचओडी के जो विभाग हैं, अन्य विभाग जो हैं जिनके कार्यालय देहरादून में उपलब्ध हैं, उन विभागों में भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश यहाँ पर दे दिए गए थे और उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया। तो ये आज देर शाम तक पता चल पाएगा कि जो मुख्य सचिव की तरफ से आदेश यहाँ पर दिए गए थे उस आदेशों का किस रूप में वहाँ पर पालन हो पा रहा है, और क्या कर्मचारी सही समय पर पहुंच पा रहे हैं, उपलब्ध कार्यालय में हो पा रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई उनकी तरफ से की जानी है उसको लेकर भी यहाँ पर निर्देशित किया गया। और उसके ये कह सकते हैं कि जो उसका परफॉर्मा है या कार्य करने का जो रोडमैप जो होता है उसको भी बताने का काम उनकी तरफ से वहाँ पर किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि सभी विभागों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी के आदेश थे और ये जरूरी कर दिया गया है कि आज से सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी होगा। जी बिल्कुल अभय, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून नगर निगम के विकास कार्यों में एक बार फिर से रोक लग सकती है। बता दें क्योंकि पहले कार्यों का भुगतान ठेकेदारों के अभी तक नहीं हो पाया है, जिस कारण ठेकेदारों में आक्रोश है। तो वहीं बता दें आपको, देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड हैं जिनमें सड़क, नाली, पेच वर्क और पुस्तों का निर्माण कार्य निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने किया है।
लेकिन पिछले कई महीनों से भुगतान की फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसको लेकर ठेकेदारों का कहना था कि निगम का नया बोर्ड बना है, जिसमें नए जनप्रतिनिधि भी चुनकर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वार्डों के विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव लगाए हैं और 15 मई के आसपास इन पर टेंडर भी लग जाएंगे। लेकिन भुगतान न होने के कारण ठेकेदार टेंडर कैसे ले पाएंगे, क्योंकि टेंडर के समय टेंडर की रुपए और एफडी आदि के लिए भी भुगतान की आवश्यकता होती है। जो मेंबर्स चुन के आए या नया बोर्ड चुन के आया, उनके द्वारा क्या कहते हैं प्रस्ताव पे वो बनाना क्या कहते हैं विकास कार्य के जो प्रस्ताव लिए गए हैं और उस पर एस्टीमेट बना दिए गए हैं। हो सकता है 15 मई के आसपास टेंडर भी लग जाए, लेकिन मेरा ये कहना है ठेकेदार टेंडर लेने में तभी तो सक्षम होगा जब उसका कोई भुगतान किया जाएगा। पिछले 15-20 फरवरी की बात है, आज 30 अप्रैल तक किसी भी PWD सेक्शन के ठेकेदार का एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे कैसे काम जो कल ठेकेदार के लिए टेंडर कॉल कर देंगे, ठेकेदार को FD के लिए पैसे भी चाहिए, टेंडर के लिए भी पैसे चाहिए। अब भुगतान नहीं होगा तो कहाँ से व्यवस्था करेगा इन चीज़ों के लिए? भाई विभाग अगर काम कराना चाहता है, ठेकेदारों को सपोर्ट चाहता है, तो ठेकेदार को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा विभाग को। बिना भुगतान के तो कोई चले, पैसे का काम तो पैसे से चलता है ना। काम करा लो, एडवांस भी कर देते हैं ठेकेदार जी के कहने से, लेकिन उसके बाद भुगतान के लिए एस्टीमेट नहीं बन रहा है या भुगतान नहीं करा जा रहा है, ये तो विभाग को देखना चाहिए। विभाग के अधिकारियों को सबसे ज़्यादा तो ये स्थिति हमारे अकाउंट सेक्शन की ख़राब है। MNA के यहाँ से 22 लेवल से फाइल हो जाती है, वहाँ चेक ही नहीं बनते, कम से कम 15-20 कभी वो कहते हैं ट्रेजरी का बहाना करते हैं, ट्रेजरी से पेमेंट नहीं हो रही है, ट्रेजरी का क्या कहते हैं वेबसाइट नहीं चल रही है। तो ये तो चीज़ें विभाग को देखनी चाहिए। इनका काम है, ठेकेदार का काम तो ठेकेदार का काम तो साइड पे काम कराना और उसका समय पे काम पूर्ण करने के बाद उसका समय पे भुगतान विभाग का काम है। विभाग उसको समय पे उसका भुगतान कर दे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को विधि विधान से खोले जाएंगे। इस अवसर पर देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदार घाटी पहुंचने लगे हैं। वहीं आपको बता दें, मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की चहल पहल देखते ही बन रही है। चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्र केदारनाथ धाम में कपाटोद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई है, तो वहीं इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। बता दें, ऋषिकेश गुजरात से आई पुष्प समिति द्वारा मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। तो मंदिर की इस आकर्षक सजावट को देखने के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो बता दें, रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और भव्यता मंदिर को और भी दिव्य आभा प्रदान कर रही है। जिला प्रशासन ने कपाट खोलने के अवसर पर हर प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। बता दें, सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो वहीं मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमों और मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की गई है। बहुत सुंदर व्यवस्था करी गई है सरकार द्वारा, धाम की सरकार द्वारा। बहुत सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। आप पीछे देखेंगे तो लगातार देखिए सफाई कर्मचारी हमारे जितने भी हैं सब लगातार सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो है 108 फूलों के द्वारा जो है भगवान के मंदिर को सजाया जा रहा है, दिव्य और भव्य सजाया जा रहा है। और यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और श्री केदार सभा, मंदिर समिति, शासन, प्रशासन सभी लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं और भीड़ पड़नी भी शुरू हो गई है। और हम सभी देशवासियों को यही अनुरोध करते हैं कि आप केदार की यात्रा है, भगवान के दर्शन करें। और इस बार विशेष व्यवस्था ये है कि बगैर दर्शन का कोई भी यात्री जाएगा, सभी यात्री लाइन के साथ भगवान के दर्शन करेंगे। इसके लिए विशेष व्यवस्था श्री केदार सभा, मंदिर समिति, शासन, प्रशासन के द्वारा कर दी गई। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां चारधाम यात्रा की आध्यात्मिक रफ्तार पकड़ रही है। रफ्तार आपको बता दें, हरिद्वार से चारों धामों के लिए आज कुल 5177 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वही बता दें आपको, बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए 1707 श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम के लिए 1377 भक्त, तो वहीं गंगोत्री धाम के लिए 1003 और यमुनोत्री धाम के लिए 1012 यात्रियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। सबसे खास बात यह है कि आज की रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 78 विदेशी श्रद्धालु भी शामिल रहे, जो भारत की आध्यात्मिक धरोहर को महसूस करने पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, हरिद्वार से जारी हो रही आस्था की ये लहर अब पूरे उत्तराखंड में गूंज रही है, जहां प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था को संभाल रहा है। चारधाम की ओर बढ़ते हर कदम के साथ श्रद्धा और विश्वास का ये सिलसिला का दिन नया कीर्तिमान बना रहा है। तो इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शहजाद अली हरिद्वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है?
कि आपको बता दें, चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार में रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। हरिद्वार के चार धामों के लिए आज कुल 5177 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए 1760 श्रद्धालुओं ने कराया। बद्रीनाथ धाम के लिए 1377 भक्तों ने किया है। तो गंगोत्री के लिए 1003 और यमुनोत्री के लिए 1012 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। सबसे खास बात यह है कि आज की रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 78 विदेशी श्रद्धालु भी शामिल होंगे जो भारत की आधुनिकता दोहरा महसूस करने पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, लगभग कितने तीर्थयात्री इस बार यात्रा कर सकेंगे? जी आपको बता दें कि जो अब तक के आज तक के जो 5177 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराई, आगे बहुत ही ज्यादा लहर पड़ रही है। उसके ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना है। बिल्कुल शहजाद, विदेश से भी क्या तीर्थ यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं? जी सर जी, आपको बता दी खास बात यह है कि आज रजिस्ट्रेशन के लिस्ट में 78 विदेशी श्रद्धालु शामिल है जो भारत की आत्मीयता दौरा पर महसूस कर रहे हैं। हरिद्वार से चार हुए आस्था की लहर अब पूरे उत्तराखंड में गूंज रही है। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था भी संभाल रखी है और चारों धाम की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। शहजाद, लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आएंगे, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है? जी आपको बता दें कि व्यवस्था की बात की जाएगी, पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई है और चिकित्सा की बात की है, चिकित्सा वगैरह बहुत ज्यादा की है और उसमें परिवहन की तरफ से भी बहुत व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन, पुलिस और पर्यटन विभाग ने भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था बनाई है। बता दें जिसके तहत प्रति घंटे 1400 श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन कराए जाएंगे। तो वहीं मौसम और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो बता दें कपाटोद्घाटन से ही टोकन वितरण के लिए संगम पर 10 काउंटर स्थापित किए जाएंगे। बाबा केदार के दर्शनों के लिए श्रद्धालु की लंबी कतार न लगे और भक्तों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए इस बार पहले दिन से ही टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रशासन और पुलिस ने पर्यटन विभाग को टोकन व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।